नमस्कार आप सभी को एक बार फिर मैं दिव्य जागरण युवा मंच से आर्यन सिंह लाइव हूं और हमारे साथ इस समय हॉट सीट पर बैठे हुए हैं एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। तो आइए सबसे पहले हम उनसे उनका जो है विस्तृत परिचय लेते हैं, उसके बाद उनसे कुछ उनके ही लाइन से कुछ सवाल हम करेंगे। सर आप जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है और मैं कसिहार कौड़ीराम में के पास एक कसिहार गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और सन 2000 से हम गोला में हैं, गोला बाज़ार में है, क्योंकि मेरी माता हेल्थ केयर में ही थी तो इसलिए हमें गोला में हम शिफ्ट हुए। और वैष्णो नर्सिंग होम, जायसवाल हॉस्पिटल, यहाँ पे माँ शारदा हॉस्पिटल में मेरी माताजी रहीं। तो मेरा बचपना 2000 से लेके पूरा समय, मतलब कहते हैं कि बचपन से लेके अभी तक मैं यहीं हूँ, चिल्लू पार विधानसभा में ही हूँ। मेरा कहते हैं कर्मभूमि मेरी जो है चिल्लू पार रही। मेरी जो शिक्षा है वो कौड़ीराम से स्टार्टिंग शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर, और फिर गोला में आया तो यहाँ पे एक गोपाल शिशु मंदिर था नदी के पास, मैं वहाँ का स्टूडेंट था। तो शिशु मंदिर में पंचम तक मैं पढ़ा। हम लोग वहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम करके ऐसे अपने क्लास को बताते थे। षष्ठम, सप्तम, अष्टम, इस तरह के हमारे क्लासेज को बताया जाता था। उसके बाद जब हम अपने घर जाते थे तो लोग मतलब कहते थे ये संस्कृत जानता है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। तो हमें मतलब उस समय जो है अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी कि हम सीखेंगे। तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले मुझे जो है कौड़ीराम में एक विद्यालय है वहाँ पे 6वीं क्लास में, वहाँ पे एक हॉस्टल में रखवाया। एमएमबेब करके वो एबीसी स्कूल है, पब्लिक स्कूल, उसके जो प्रिंसिपल थे वो आरपीएम से निकले हुए थे। तो मैं आरपीएम में नहीं लिखा क्योंकि आरपीएम में शायद मैं ये था कि मेरी काबिलियत नहीं थी आरपीएम में पढ़ने की उस समय, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी पूछते, डर था मेरे को कि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, मैं अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मुझे वहाँ के जो सर थे वो एक बीके चिल्ड्रन एकेडमी था जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाते थे, बाईलैंग्वेज। उस समय इंग्लिश का जो है नाम इतना नहीं था, लेकिन उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ और मैं वहाँ पढ़ने गया। तो 6वीं वहाँ किया, 1 साल हॉस्टल में रहा। फिर मतलब कहते हैं कि जीवन में हॉस्टल में रहना, एक खेलने वाला लड़का, कूदने वाला लड़का, झगड़ा करने वाला लड़का, जो सबसे मार करता था, क्रिकेट करता था, पतंगबाजी करता था, वो लड़का हॉस्टल में जाने के बाद एक शुद्ध सज्जन इंसान बन गया, क्योंकि वहाँ खेलने को कुछ नहीं था। परिवार से दूर हुआ, अपने बारे में सोचने लगा। एक तो अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो स्कूल मेरी टर्निंग पॉइंट रहा जो मुझे जो है बदल के रख दिया। वापस मैं 1 साल बाद मम्मी से बहुत रोया कि मैं हॉस्टल नहीं रहूँगा, मैं अपने घर पे रह के पढ़ूँगा। तो मेरी मम्मी ने यहीं पे मुझे एक रामरती स्कूल है भर्रों में, वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया 7वीं। फिर 8वीं के लिए मॉडल एकेडमी में हम आए। मॉडल एकेडमी के बाद उसी 7वीं और 8वीं, 7वीं में जब मैं रामरती में था तो वहाँ पे एक यूनिस सर थे रामरती में। तो मुझे अंग्रेजी सीखने की ललक थी, मैं क्योंकि वहाँ से भी इंग्लिश सीखा तो था लेकिन मुझे बोलने पढ़ने ढंग से नहीं आता था। तो मैं यूनिस सर से कहा ये बात, तो यूनिस सर ने मुझे एमसीए पब्लिक कैरियर एकेडमी के बारे में बताया, प्रदीप सर के बारे में बताया, और वो लाके मेरा एडमिशन करा दिए यहाँ पे। उसके बाद प्रदीप भैया के साथ जुड़ा। आपको बता दें बाबू, जब एमसीए यहाँ पे था ना चंद चौराहे पे, हम लोग दिन रात वहीं रहते थे, दिन भर अंग्रेजी पढ़ते थे, एक के बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी क्लास, और जो चैप्टर पढ़ लेते थे वो खुद पढ़ाते थे। मतलब वहाँ टीचर भी थे, स्टूडेंट भी थे, और लर्निंग करते थे, कंप्यूटर सीखते थे। और जब रात हो जाती थी तो भैया के साथ वहीं सो जाते थे, और फिर सुबह झाड़ू पोछा लगाना, इंस्टीट्यूट हम लोग खुद साफ करते थे। और इसके बाद मतलब ये अभिषेक सर को आप जानते होंगे, गोपाल सर को जानते होंगे, एक विवेक थे, और भी बहुत बच्चे थे जो वहाँ आते थे, रहते थे। ये हम लोग का मतलब कहें कि भैया इतने बड़े थे लेकिन हम लोग को अपना मित्र बना के रखते थे अपने साथ। तो वही जर्नी थी। तो इंस्टीट्यूट के बाद एक दिमाग में आया कि सर के दिमाग में आया था कि स्कूल खोलते हैं, एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं था। तो क्योंकि मैं 9th में था, मुझे भी इच्छा थी कोचिंग चले, तो मैं उसका पहला स्टूडेंट था यूपी बोर्ड का, एमसीए का। तो हमने कहा कि नहीं भैया खोलते हैं, बहुत अच्छा चलेगा, टीचर हायर करेंगे, इंस्टीट्यूट के साथ वो भी चलेगा। तो बगल का कमरा ले लिए। फिर ड्रेस का आया, तो क्योंकि मैं जब बीके में पढ़ता था ना तो उस समय वहाँ पीला ड्रेस रखा जाता था। वहाँ का क्या था, पीला ड्रेस था और ये ब्राउन कलर की एकदम पैंट थी। तो ड्रेस भी हम लोगों ने कहा भैया को, क्योंकि आप उस समय जो इंस्टीट्यूट होता था ना पीले कलर का पूरा था हमारा। तो क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी और माँ गायत्री से जुड़े हुए थे भैया, तो इसलिए वो कलर उनको बड़ा पसंद था। तो हम लोगों ने वही पीला और ब्राउन उस समय पैंट डिसाइड हुआ, काम शुरू हुआ, चलने लगा। फिर मैं हाई स्कूल के बाद जो है ना इंटरमीडिएट बीएसवी से किया, और बीएसवी से करने के बाद जो है जर्नी फिर बी फार्म,
क्योंकि बी फार्म भी मजबूरी थी मेरा करना। जैसे एक लड़का नीट की तैयारी करता है, MBBS बनने की कोशिश करता है, मैं यहाँ से जब हाई स्कूल के बाद निकला, बीएसवी पे मैं एक जगह काम करता था गोरखपुर में। मैं हाई स्कूल के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया था। तो इंजरी होने के नाते मैं हाई स्कूल में एक अस्पताल में काम और यहाँ पे पढ़ाई दोनों एक साथ कर रहा था। वहाँ से मेरी जर्नी जो है बिजनेस की, क्योंकि जब मैं शुरू से आर्मी में जाना चाह रहा था, मेरी ये सोच थी, मुझे मार्शल आर्ट आता था। मैं बचपन में भी ट्रेनिंग किया था यहीं ग्राउंड पे। एक सर थे शंभू सर, आप लोग पन्ने लाल यादव सर का नाम सुनते होंगे मार्शल आर्ट में, तो उन लोगों से मुझे ट्रेनिंग मिलती थी वहाँ। तो मैं मार्शल आर्ट का अच्छा प्लेयर था, तो सोच थी आर्मी में जाने का। लेकिन जब स्पोर्ट इंजरी हुआ तो डॉक्टर ने कहा नहीं बेटा आपको सेक्टर बदलना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं हेल्थ केयर सेक्टर में जाऊँगा, क्योंकि मदर थी। उसके बाद हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में आए, पैसे नहीं थे इसलिए BSc किया, बी फार्म नहीं लिया। फिर एजुकेशन लोन लेने के बाद बी फार्म और एजुकेशन लोन से फार्म डी करने के बाद मैं वापस अपने चिल्लूपार विधानसभा में आया हूँ। सर ने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, जो शायद जिस मुकाम पर आज सर है वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना होगा, और बहुत लंबा संघर्ष जो है हमारे डॉक्टर साहब ने किया हुआ है। और मेरे अंदर ये जिज्ञासा सर को देख करके हुई कि सर लगातार जो है सबका पॉडकास्ट कर रहे थे, सबका जो है विचार अपने चैनल के माध्यम से ले रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना सर का ही एक जो है पॉडकास्ट किया जाए, सर के कुछ विचार लिए जाएं। तो सबसे पहले तो सर ने अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी बताया, अपने फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में भी बताया, और अपने लिगामेंट इंजरी के बाद अपने मेडिकल में आने के कारण को भी बताया। और जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि सर ने मेडिकल लाइन में क्रांति लाने का प्रयास किया है। तो वो क्रांति क्या है हम उनसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के होते हैं। लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने अपने जो स्ट्रीम चुनी है उसका नाम इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में जो क्रांति लाने का काम किया है इन्होंने, वो क्रांति है दवा के डॉक्टर। आप सबने अब तक दवा के डॉक्टर के बारे में नहीं सुना होगा, आपने साइकाइट्रिक सुना होगा, आपने गैस्ट्रो सुना होगा, आपने गाइनोलॉजिस्ट सुना होगा, लेकिन आप पहली बार सुन रहे हैं दवा के डॉक्टर। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बेटा जब ग्रेजुएशन में मैंने बी फार्म कंप्लीट कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद हर युवा का सपना होता है कहीं नौकरी मिल जाए। तो क्योंकि प्रदीप भैया के साथ रहे थे, बहुत बिजनेसमैन के साथ रहे, जिसमें एक नाम आता है राजेश जायसवाल जी का, जो गोला के वैष्णो नर्सिंग होम के ऑनर थे। ये जायसवाल परिवार गोला में बहुत सारे बिजनेस करते हैं ये लोग। तो इनका ट्रांसपोर्ट नगर में जायसवाल हॉस्पिटल। तो मैं बचपन से भैया के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट है। और जब 6वीं में था तो जो जिस स्कूल में मैं MMBM में गया था, वो भी एक एजुकेशन का नया बिजनेस स्टार्ट किए थे, बहुत नीचे से उठे थे। तो जो लोगों के साथ रहना उठना बैठना जब बिजनेसमैन के साथ रहा, तो दिमाग में तो सिर्फ बिजनेस चल रहा था। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ और जुड़ी थी, जो 2012 में मेरे साथ जुड़ी। एक प्रेम रावत जी हैं, मैं उनसे जुड़ा, तो मेरा थोड़ा आध्यात्मिक रुचि एक तो भैया के साथ था गायत्री मिशन की वजह से, और थोड़ा सा प्रेम रावत जी की वजह से मैं थोड़ा आध्यात्मिक और चीज़ें साइंटिफिक चीज़ों से देखने लगा, आध्यात्मिक चीज़ों से देखने लगा। तो 20 में मेरी ये जो इच्छा थी, एक तो इच्छा थी मेरी सेवा करने की, कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, मुझे सेवा करनी है। क्योंकि मैंने सेवा सीखा था, भैया से भी सेवा करना सीखा, प्रेम रावत जी से सेवा करना सीखा, गायत्री मिशन से भी सेवा, मतलब हर जगह था। तो मेरे दिमाग में बस वही चलता था। तो मुझे लगता था कि मैं बिजनेस से सेवा कर सकता हूँ, वो भी हेल्थ केयर में, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में ही पैदा हुआ, वहीं रहा, सब कुछ वहीं देखा। तो 20 में जब मैं निकला ना कोविड में, तो मुझे था कि मैं नौकरी नहीं अपनी कंपनी बनाऊंगा। तो मैंने अपने बच्चों को, स्टूडेंट को भी, क्लास के दोस्तों को भी ऑफर दिया, आ जाओ डायरेक्टर बनते हैं, कंपनी बनाते हैं। लेकिन मैं अकेले ही बना पाया, दोस्त नहीं आए। तो कंपनी बनाने के बाद बाबू हम लोग जो है आगे गोला में आने के बाद हमारे जो वहाँ के डायरेक्टर थे KIPM के, उन्होंने कहा बेटा पहले पहचान बनाना। तो कोविड का दौर था, कंपनी के पास पैसे भी नहीं थे कि कंपनी खड़ी की जा सके। तो हमने क्या किया, एक अवेयरनेस का काम किया। जैसे आज बिना शंकर जी भी कह रहे थे कि हेल्थ केयर में अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। तो कोविड अवेयरनेस को मैं लेके आया था। मैं GMD प्रिंटर से 1000 पर्ची बंटवाया था और अपहरण पहन के इस गोला क्षेत्र में हैंडबिल बांट रहा था, और जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात कर रहा था। लेकिन उस समय माइक और ये सब ऑडियो सिस्टम नहीं जानता था इतना। तो प्रचार से जुड़ा, लोगों से जुड़ा, SDM साहब से मुलाकात हुई, घर घर दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे मिली, मैं पहुंचाया। कोविड मरीज बहुत सारे
3-4 ऐसे कोविड मरीज हैं जिनको मैं घर जा के उनको इंजेक्टेबल करना, उनकी दवा खिलाना। जिस मरीज को लोग छूना नहीं चाहते थे, मैं चाहता था कि मैं छूऊं। जिसको समाज नहीं छूना चाहता उसको मैं छूँगा। इसलिए नहीं कि मेरा सेवा भाव, मैं एक्सपर्ट भी था, मुझे मेडिकल लाइन की अच्छी समझ थी, इसलिए मैंने चूज किया। और 2020 में मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, दवा के डॉक्टर कॉन्सेप्ट। क्योंकि दवाओं के लिए लोगों का इतना भ्रम था ना, डॉक्टर ने ये लिख दिया, इस कलर का लिख दिया तो यही खाएंगे, कुछ और नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, शुगर खत्म हो जाएगा, 100 रुपया जेब में है लेकिन 500 वाली दवा डॉक्टर साहब लिखे हैं तो वही खाएंगे। तो मेरे के दिमाग में था कि मैं एक ऐसा दवा का डॉक्टर बनूंगा कि मैं भरोसा लोगों का जीतूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, दवा का डॉक्टर आपको सही दवा, सही राय विथ सही कंसल्टेंट के साथ देगा। इस पे हम काम करेंगे। इसीलिए मैं, क्योंकि देखो जैसे कि कोई दुकान खोलना है MBA चाय की, सुनते हैं ना, MBA चाय वाला, तो वो खोला जा सकता है, लेकिन हेल्थ केयर एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जब तक मैं दवा का डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, केवल बी फार्मा करके मैं दवा का डॉक्टर कॉन्सेप्ट नहीं ला सकता था। इसीलिए मैंने पूरी बनी बनाई दुकान जिसको कहते हैं, उसको ख़त्म करके उस दुकान को लाने में मेरे कई वीडियो हैं जिसमें लोगों का सहयोग, जिसमें एक रजिस्ट्रार साहब का नाम आता है, बांसगांव के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। आज उनके जो लड़के हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता और श्रुति गुप्ता, वो हमारे दवा के डॉक्टर के को फाउंडर हैं। तो बहुत लोगों का सहयोग, डॉक्टर अनिल तिवारी, अस्मिता चंद, MCA परिवार, बहुत सारे विधानसभा के लोग हैं जिनका सबका सहयोग के साथ मैं आज खड़ा रहा। और अब दवा के डॉक्टर का फॉर्म डी करके, क्योंकि फॉर्म डी करने गया तो रेगुलर कोर्स था, डेली क्लास करना था, तो बिजनेस चलाना मेरे लिए कठिन हो गया, तो दुकान टूट गई। लेकिन मैं वापस पढ़ाई करने के बाद इस बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज में नौकरी करता हूं। और अपने सोच को, वहाँ के प्रबंधक को बहुत धन्यवाद है कि वो मुझे नौकरी के साथ मेरी सोच, मेरी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेरी मदद कर रहे हैं, इस विधानसभा की मदद कर रहे हैं। तो यही मेरी जर्नी है, इसीलिए दवा का डॉक्टर आया। और जानते हैं, एक दवा का डॉक्टर की और बात आती है कि लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं लेकिन कभी ये नहीं जान पाते कि वो बीमार क्यों है, दवा कराएं किससे। कभी कहीं सही सलाह न मिलने के, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या है ना, हर आदमी सलाह देता है, जिसको कुछ नहीं आता 2 दिन दवा करा लिया वो भी सलाह बांटने पड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, आदमी भटकते भटकते दिल्ली लखनऊ पहुंचते पहुंचते अपना आर्गन डैमेज कर लेता है। तो हमारा ये मानना था कि दवा के डॉक्टर एक मेडिकल टीम के साथ कोलैबोरेट करके ग्रामीण स्तर में ऐसा सलाह देगी कि ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा, मरीज वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यही बेटा मेरी जर्नी है, यही मेरी शुरुआत है। वाकई आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ऑन कैमरा मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर की डिग्री होने के नाते एक डॉक्टर अपने आप को सेवक बता रहा है, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। और मैं एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब से पूछ करके और उन्हें मैं अपने हॉट सीट से विदा करूंगा। डॉक्टर साहब ने लगातार कई संस्थानों में काम किया, लेकिन उनका एक जो कह सकते हैं कि लंबा जुड़ाव बाबा जीत नारायण फार्मेसी के साथ भी रहा, जैसा कि मुझे डॉक्टर साहब से जानकारी मिली। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी बाबा जीत नारायण फार्मेसी से जुड़ी है, यानी कैसे आप बाबा जीत नारायण फार्मेसी से जुड़े और कैसे आप जीत नारायण फार्मेसी के प्रिंसिपल बनाए गए, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बता दें बेटा कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उस समय भी मेरे पास ऑफर था जॉब का, 30,000 रुपये मुझे उस समय भी मिल रहे थे गोरखपुर में जॉब करने का, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना था। मुझे ये मेरा शुरू से था, मैं नौकरी नहीं करूँगा। जब फॉर्म डी करके आया तब भी मेरे पास मेरे मेल पे 2 जगह से ऑफ़र है, एक गोरखपुर से भी ऑफ़र था, मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में मुझे एज लेक्चर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफ़र था कि तुम यहीं पढ़ाओ, यहीं से स्टार्टअप जनरेट करो। लेकिन जो प्रदीप भैया के साथ मैं जब था ना, तो भैया मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि बेटा आनंद तो अपने विधानसभा में है, अपने धरती में है, जो करूँगा यही करूँगा। तो ये मेरे भी दिल में था कि मैं वापस चिल्लू पार में ही आऊँगा, यहीं से अपनी शुरुआत करूँगा। तो ये चीज़ मुझे खींच के लाई यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद, क्योंकि जानते हो फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत अच्छी, जान ही रहे हो, लोन था, EMI उसकी किस्तें भरनी थी, तो मैं चाहता था बिजनेस अगर मैं लोन लेके कर लूँगा तो ब्याज और लोन के चक्कर में मुझे मरीज से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। मरीज मतलब जान ही रहे हो, जब लोन रहेगा तो हर मरीज से लगेगा 1000 रुपये कमा लें। तो मैं कहा नहीं, अभी ये सेवा का काम मैं नहीं शुरू करूँगा, पहले नौकरी शुरू करूँगा। तो नौकरी क्योंकि यही करना था, ये मेरा सौभाग्य था कि 2023 और 24 में
इस कॉलेज को मान्यता मिली थी फार्मेसी की, नया कॉलेज था। अब मुझे मौका था इसका प्रचार करने का, मार्केटिंग करने का, इसको चलाने का। तो चंद जी से मैंने बात किया कि चंद जी मैं इस विद्यालय में काम करूंगा, लेकिन मेरी ये सोच है, दवा के डॉक्टर का मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं 2010 से इस कॉन्सेप्ट पे लगा हुआ हूँ हेल्थ केयर के लिए। मैं ये काम करूंगा। आपका सपना हेल्थ केयर में नहीं कॉलेज चलाना है, तो आपका सपना पूरा करने में मैं मदद करूंगा, मेरा सपना करने में आप मदद करिएगा। हम दोनों मिलके इस विधानसभा में और इस जिले में मिल के काम करेंगे। और बहुत लोग, क्योंकि मेरा मॉडल ऐसा है बाबू कि इसमें एक इन्वेस्टर से मेरा काम ही नहीं चलेगा, एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी दो सोच है। एक तो स्टार्टअप के जरिए रोजगार देना और एक फाउंडेशन के जरिए समाज की सेवा करना। तो दो सोच से आदमी अगर चलना चाहता है तो इन दोनों सोच को अपनाने के लिए मुझे जो है इन दोनों रास्तों को पकड़ना जरूरी था। मेरा एक सवाल रह गया था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब लगातार हमारे मुख्य सेवक जी का जिक्र कर रहे हैं और उनके संघर्ष से सृजन तक की यात्रा के साथ हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी रहे हैं। तो मेरा उनसे आज ये सवाल होगा कि आज एमसीए संस्थान यानी एमसीए पब्लिक स्कूल, हमारी एजुकेशनल डायरेक्टर रत्ना सिंह व हमारे मुख्य सेवक जी श्री प्रदीप सिंह के दिशा निर्देश के साथ आज दक्षिणांचल पूर्वांचल के साथ गोरखपुर का नंबर 1 विद्यालय बन चुका है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो शुरू से इस विद्यालय के साथ जुड़ाव था, इस विद्यालय के संघर्ष से सृजन तक की यात्रा आपने देखी है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप इस पे क्या अपना विचार रखना चाहेंगे? देखो बेटा, इंस्टीट्यूट मैंने बहुत देखा है। मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का IQAC, एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका मैं मेंबर भी रहा हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने अपना एक सजेशन वॉलंटियर के रूप में काम किया, फाउंडेशन में काम किया है। सबसे बड़ा जो इस प्रदीप सर का और रत्ना मैम का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक चुंबकीय शक्ति जो प्रेम से बांध लेते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब चलता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा प्रचार करे, जब उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय प्रचार करे। इस चीज़ को पाने में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऑनर को मैंने देखा है कि लोग अपने बेटे को जिस तरह पालते हैं उस तरह से अपने कर्मचारियों को रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपने बच्चे का सेवा करते हो, अपने माँ बाप की सेवा करते हो, वैसा सेवा आपको अपने स्टूडेंट्स का भी करना चाहिए और अपने पेशेंट का भी करना चाहिए। यह भाव मैं नहीं देखता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ तो तब मुझे जैसे मैं जब बताऊँ बेटा कि शुरू से मैं देखता हूँ कि लोग पॉजिटिव एक तरफ देखते हैं, मैं दोनों तरफ देखता हूँ। एक बार मैं अपने शरीर से देखता हूँ, दूसरी बार मैं तुम्हारे नज़रिए से देखता हूँ। इस चीज़ें से मुझे अपनी भी कमी पता चलती है, तुम्हारी भी कमी पता चलती है और हम उस पर लग के काम करके सुधार सकते हैं। तो एमसीए की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के विद्यार्थियों का प्रचार करना, यहाँ के कर्मचारियों का प्रचार करना, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं, जहाँ संस्थाएं हैं, जहाँ सैलरी को लेके बहुत सारी लेके, जब एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट रहेगा, बच्चा शिक्षा से लेके फ्रस्ट्रेट रहेगा, क्रिएटिविटी कर नहीं पाएगा, सिलेबस में ही फंसा रहेगा, तो फिर वो संस्था कैसे ग्रो कर सकती है? तो यही चीज़ है जो इस इंस्टीट्यूट को आज इस लेवल पे लाके खड़ा कर रही है। हमारे विद्यालय के बारे में जो इन्होंने जानकारियां दी हैं, मैं आपको ऑन कैमरा बता दे रहा हूं और डॉक्टर साहब भी बता देंगे, ना ही इनसे ये कोई जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं, क्योंकि कैमरा पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पॉडकास्ट हो रहा है तो ये विद्यालय करवा रहा है, ये पॉडकास्ट विद्यालय का नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, मैं इस विद्यालय का छात्र हूं और ऑन कैमरा बता रहा हूं कि ये पॉडकास्ट विद्यालय का नहीं है, ये पॉडकास्ट मेरा व्यक्तिगत और डॉक्टर साहब का व्यक्तिगत है। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। हमारे हॉट सीट पर डॉक्टर साहब की जगह फिर कोई और मौजूद रहेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए। नमस्कार।